अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए। और आज हमारी बातचीत का मौजू रहेगा कि डिजिटल इकॉनमी या फिर डिजिटल मईशत की जो आजकल दुनिया में तरक्की जारी है, पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है। पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी को किन बुनियादों पर आगे बढ़ाया जा सकता है और ये शोबा आइंदा पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या इम्कानात ला सकता है। और इसी मौजू पर हमने बात की है, तजिया निगार हैं डॉक्टर ज़फ़र हुसैन, और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में चूँकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, दुनिया अहद हाज़िर में जो जदीद इंफॉर्मेशन और मवासलात की टेक्नोलॉजीज़ की जानिब बढ़ रही है, ऐसे में जो डिजिटल इकॉनमी का तस्वुर है वो तेज़ी से उभर कर सामने आया है और आज ये दुनिया की जो मुआशी तब्दीली है उसको रमा रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो डॉक्टर ज़फ़र हुसैन आज हमारे मेहमान होंगे। जी, डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब, बेहद शुक्रिया हमें वक़्त देने का। और आज एक अहम मौज़ू पर आपकी आरा हम लेना चाहेंगे। डिजिटल इकॉनमी इस वक़्त दुनिया में एक उभरता हुआ शोबा है और ऐसे ममालिक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिहाज़ से दुनिया में नुमाया मुकाम पर फ़ाइज़ हैं, उन्हीं को हम इसमें डिजिटल इकॉनमी में आगे पाते हैं। तो हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए बताइएगा कि जो डिजिटल इकॉनमी है, इससे मुराद क्या है? जी, शायद अफ़राज़ साहब बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। देखें डिजिटल इकोनॉमी का मकसद है कि जो सोसाइटी है, जो माशरा है, उसको कनेक्ट करना, उसकी आसानी के लिए एक आईटी से ऐसे कनेक्ट करना यानी कि जिसमें वो तमाम सहूलियात मौजूद हों। मिसाल के तौर पर चाइना में वही चैट यूज़ होता है। अगर आपके पास एक मोबाइल है, एक डिवाइस है उसमें वी चैट है, अली पे है, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं, तो आप को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे खाने से लेकर टिकट परचेज़ कर सकते हैं, खाना ले सकते हैं इवन के जो बैंकिंग का शोबा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंदगी का कोई शोबा आप मुझे बता दें का आप इस्तेमाल करना चाहें और इन 2 ऐप से आप ना कर सकते हो। तो इसका बुनियादी मकसद आसानी पैदा करना होता है माशरे के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो कम से कम वक़्त में अपना वक़्त बचा सकें और जो ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा है वो हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं चाइना में काफ़ी अरसे से मुक़ीम हूँ। मुझे नहीं याद कि कभी मैंने पेपर यूज़ किया हो यानी कि पैसे यूज़ किए हों जिस तरह पाकिस्तान में। यही वजह है कि चाइना को कैशलेस सोसाइटी कहा जाता है। कैशलेस सोसाइटी इसलिए कहा जाता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इसी से ही आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं, इवन के लोकल ट्रैवलिंग करते हैं, तो जो बस का कार्ड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, टैक्सी मंगवा सकते हैं, टैक्सी की पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और बहुत सी सहूलियात हैं इवन हॉस्पिटल अगर आपने जाना है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, वो इसका इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। तो जो भी एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में जिन-जिन शोबों से उसका वास्ता होता है, वो डिजिटल कनेक्टिविटी में आ गए हैं और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े ममालिक हैं वो इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी इसमें काफ़ी पीछे है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, यंग पॉपुलेशन है और ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जिसका एडवांटेज यही है इसी वजह से पाकिस्तान को कहा जाता है कि आने वाले वक़्तों में पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी का हब होगा या डिजिटल इकोनॉमिस्ट के लिए ये एक हेवन साबित होगा। नहीं, इस तरह डॉक्टर साहब, चूँकि आपने अभी चीन का तज़किरा किया, तो बीजिंग में हमने ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें दुनिया के दीगर ममालिक के साथ-साथ पाकिस्तान ने भी शिरकत की और पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलात शिज़ा फ़ातिमा ख़वाजा साहिबा यहाँ बीजिंग में तशरीफ़ लाई और आपकी उनसे मुलाकात भी हुई। तो वो इस हवाले से क्या राय रखती हैं कि पाकिस्तान को कैसे जो डिजिटल इकॉनमी के लिहाज़ से आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर पाकिस्तान को कैसे एक डिजिटल तौर पर एक ताकतवर मुल्क बनाया जाएगा? जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी जो कॉन्फ्रेंस है 2024 ये इसका चौथा एडिशन है। 2021 में ये स्टार्ट हुई और उसके बाद से पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको मदऊ किया जाता है और उन्हें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और बल्कि वो भी अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ़ चाइना के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं
اور اس سے آپ آئی ٹی کے شعبے میں جو اپنی ایکسپرٹیز ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو وفد تھا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی جو وزیر مملکت ہیں شزا فاطمہ، وہ یہاں پر پہنچی تھی منڈے کو، تو منگل کو انہوں نے اٹینڈ کی یہ کانفرنس، اور اس میں وہ کی نوٹ اسپیچ بھی انہوں نے دی۔ اس میں سوری اس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین جو دونوں ممالک ہیں وہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت زیادہ تعاون کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جو پاکستان بہت سے انسینٹیوز دے رہا ہے چائنیز کو، وہ چائنیز کو ضرور اس سے مستفید ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان آؤٹ سورسنگ کے لیے سب سے پرکشش مقام ہے، اور تقریباً 20,000 جو رجسٹرڈ آئی ٹی کی کمپنیز ہیں جو سروسز فراہم کر رہی ہیں، وہ 170 سے زیادہ ممالک میں جو آئی ٹی کے سافٹ ویئرز ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے، اور اس کو ہم مزید جو ہے اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جو چائنیز انویسٹر ہیں اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو 100% جو ایکویٹی مالکیت ہے وہ ان کی ہوگی، اور جو سرمایہ وہ لگائیں گے اور جو منافع ہوگا وہ 100% ریپیٹریشن ہو سکتی ہے اس کی۔ تو آئی ٹی کے شعبے میں جو بھی فورن ایکسپرٹس آتے ہیں یا فورن جو انٹرپرائزز آتی ہیں ان کو انکم ٹیکس میں بھی بہت زیادہ چھوٹ دی جا رہی ہے، اور انہوں نے چائنیز کمپنیز کو مدعو کیا کہ آپ آئیں اور اس میں ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں تقریباً جو 75,000 آئی ٹی گریجویٹس ہیں وہ ہر سال گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں ہنرمند جو افرادی قوت ہے اس کی اس شعبے میں بالکل ڈیمانڈ پاکستان پوری کر رہا ہے، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں جو آپریشن اخراجات ہیں ان میں پاکستان 70% کم اخراجات پر اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک سافٹ ویئر کسی یورپ کے ممالک سے بنوانا ہے تو وہی سافٹ ویئر پاکستان 70% کم قیمت پر آپ کو وہ فراہم کرے گا۔ اور ان کے ساتھ جب وہ آئی ہیں تو 20 سے زیادہ آئی ٹیز کی ٹاپ جو انٹرپرائزز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور پاکستان کا جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ بھرپور جو اپنی خدمات ہے خاص طور پر جو فارن انویسٹرز ہیں ان کے لیے فراہم کر رہا ہے، اور ان کو ٹیکس میں بہت زیادہ چھوٹ فراہم کر رہا ہے۔ ان سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ جو آپ کے دورے کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف یہاں پر آئے تھے لاسٹ منتھ، تو ان کے ساتھ وہ آئی تھی، تو انہوں نے خواوے کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تھا، اور ان کا یہی ویژن تھا کہ پاکستان کو ایک ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے، اور ڈیجیٹل پاکستان جو ہے اس کی انہوں نے 3 مخصوص شکلیں بنائی تھی، یعنی کہ ڈیجیٹل معیشت، گورننس جو کرنی ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہو، اور جو سوسائٹی ہے اس کو مکمل طور پر ڈیجیٹل سوسائٹی ہونا چاہیے۔ لیکن معیشت ان کی ترجیح تھی کیونکہ چائنا بھی معیشت کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو یہی وجہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل معیشت اگر ہوگی یہی ہماری اولین جو ترجیح ہے وہ ہے، اور میرے دورے کا مقصد بھی یہی ہے کہ چائنیز جو انٹرپرائزز ہیں آئی ٹی کے شعبے میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، جوائنٹ وینچرز کیے جائیں، اور مختلف جو پاکستانی 20 سے زائد کمپنیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایم او یو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ کیے جائیں، تاکہ چائنا اور پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ آپس میں تعاون جو ہے اس کو وسیع کر سکیں۔ تو یہ ان کا دورہ تھا، اور وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی کے شعبے میں اپنی جو ایکسپورٹ ہے چائنا کو وہ بہت زیادہ بڑھائے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان یا پھر ڈیجیٹل سوسائٹی ایسے تصورات سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر ہم چین میں آپ یہاں موجود ہیں، یہاں پر 6G پر بھی تحقیق جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی ہم پاکستان کی بات کریں تو 4G کے دور میں ہیں اور کئی جگہوں پر 4G بھی نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل سوسائٹی کی تعمیر میں
चीन से क्या मदद ली जा सकती है? चीन कैसे हमारी मदद कर रहा है? फिर अगर हम डिजिटल कॉरिडोर की बात करें या फिर नॉलेज कॉरिडोर का अक्सर हम तज़किरा सुनते हैं, तो इन तमाम तसव्वुरात को आप कैसे यकजा करेंगे? जी, बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। अगर चीन की बात करें तो चीन जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है उसमें उसने खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश किया है। क्योंकि वो मस्नूई ज़हानत हो गई, बिग डाटा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, 5G टेक्नोलॉजी हो गई। इसकी तरक्की में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है और अपनी टेक्नोलॉजी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ममालिक जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ शेयर की है और ना सिर्फ शेयर की है बल्कि उनकी मदद भी की है इसमें जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था। तो अभी भी वो चीन जो है वो इशारे दे रहा है कि वो जिन मुल्क को भी इस तरक्की की ज़रूरत है 5G की ज़रूरत है वो हेल्प करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर मसला था शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। जब सी-पैक वहाँ पर गया तो इस शोबे पे बहुत ज़्यादा काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पाकिस्तान में अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरा शोबा था बिजली की किल्लत का। बिजली की जो कमी है, चीनियों ने कारखाने वहाँ पर लगाए और बिजली की कमी पर जो किल्लत थी उस पर काबू पाया गया। अब जो तीसरा शोबा है वो है इंडस्ट्री की वहाँ पर शिफ्टिंग यानी कि रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री तो उस शोबे में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर ये पहले 2 शोबे मुकम्मल ना होते, इन पर काम ना होता, तो डिजिटल कॉरिडोर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता था। आपने देखा कि चाइनीज़ जो आईटी की कंपनी है ज़ोंग, वो वहाँ पर काम कर रही है और वो शायद पहली कंपनी थी जिसने 5G की सर्विसेज़ वहाँ पर मुतारिफ़ करवाई थी। और इसी तरह वो अपना जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड कर रही है। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि उसकी आबादी स्कैटर्ड है वहाँ पर जो बूस्टर लगाए जाते हैं, वो दूर-दराज़ इलाकों में लगाए जाते हैं। गाँव देहातों में वो मुकम्मल वो सर्विसेज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो स्मार्टफ़ोन जो थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। पाकिस्तान में अब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ अरसा पहले स्मार्टफ़ोन की तादाद पाकिस्तान में इतनी नहीं थी, जितनी चाइना में है। चाइना में अब आप कीपैड का तसव्वुर आप नहीं देखेंगे। इवन आप किसी छोटे से छोटे गाँव या देहात में जाएँ तो वो लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो स्मार्टफ़ोन बुनियादी शर्त थी 5G की। चाइना ने 3 मिलियन से ज़्यादा बूस्टर लगाए हैं 5G की जो सर्विस है, जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करने के लिए। जबकि पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा पीछे है। उसकी बहुत सी रीज़न हैं आपके पास सरमाया नहीं है। इन्वेस्टर की कमी है, इन्वेस्टर अभी आ नहीं रहे थे और बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से उस तरह तरक्की नहीं हो सकी। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान इस शोबे में बिल्कुल अपनी जो रफ़्तार है उसको मेंटेन किए हुए है मोस्ट क्योंकि इसके बावजूद जो माशी सूरत-ए-हाल है हमारी, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में इस वक़्त भी जो 8 मेरीन केबल्स हैं वो नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं जो कि एडवांस कनेक्टिविटी पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो टाइम ज़ोन का फ़ायदा है। ईस्ट वेस्ट में जो टाइम ज़ोन है उसमें हम तक अगर हम काम करते हैं और जो हमारी लेबर है उसमें हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो दुनिया चाह रही है कि हमारे पास आए वो हमसे काम करे और हमें एज़ अ हब यूज़ करे, एज़ अ हब आईटी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बंदरगाहों के ज़रिए ही कनेक्ट करे। लेकिन वहाँ पर जो बुनियादी मसला है, वो सिक्योरिटी का मसला है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, वो इंसेंटिव्स उस तरह नहीं थे, जिस तरह बाकी ममालिक देते हैं या उनकी इतनी आगाही नहीं थी, जो बाकी ममालिक आगाही फ़राहम करते हैं। तो इस पर बड़ी तेज़ी से काबू पाया जा रहा है और जब ये हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 5G नेटवर्क जो है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा पाकिस्तान में। बड़े शहरों में तो अब ऑलमोस्ट 5G है, लेकिन जो छोटे हमारे शहर हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी का इश्यू है, वहाँ पर 5G का प्रॉब्लम है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी भी जो बिजली की शॉर्टेज है उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो हमारी शिफ्ट हो रही है ये बिजली की वापटा से वो शिफ्ट कर रहे हैं सोलर पैनल पर, तो आप देखेंगे कि बिजली में भी पाकिस्तान खुद कफ़ील हो जाएगा और वंस पाकिस्तान खुद कफ़ील हो गया, तो इस शोबे में भी तेज़ी से तरक्की होगी। सही। डॉक्टर साहब आखिर में आपसे एक और
अहम जानिब आपके आरा चाहूँगा, ई-कॉमर्स का तज़किरा हुआ और हम अगर यहाँ पर चीन में बात करते हैं, तो यहाँ पर तो अब सब कुछ या ऑनलाइन ही आपको मुहैया किया जाता है। अगर जिसमें मुख्तलिफ़ अवामिल शामिल हैं, में एक्सप्रेस डिलीवरी नेटवर्क आ गया, फिर यहाँ के जो ऑनलाइन कारोबारी इदारे हैं, वो बहुत फ़ाल हैं। पाकिस्तान में भी हमने ये जो है लोग अक्सर लोग जो हैं, वो आज़माते हैं ऑनलाइन का। लेकिन ये एक शिकवा-शिकायत आती है सारिफ़ीन की तरफ से कि दिखाया कुछ जाता है, लेकिन आता कुछ है। वो शायद क्वालिटी पर इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं अक्सर इदारे कि सार्फिन का एतमाद जो है वो अभी तक हम बहाल नहीं कर सके हैं। चीन का मॉडल हमारे सामने है और नौजवानों की आपने चूँकि बात की थी, हुँ। ब तादाद में नौजवान ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। उनके कारोबार को सामने रखते हुए आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि अगर हम अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करें और ई-कॉमर्स को आगे बढ़ाएँ तो कैसे आगे जा सकते हैं? देखिए, जो बुनियादी मसला ये है कि चाइना में जब ये सिस्टम था, तो चाइना में बैकअप बहुत ज़्यादा थी, गवर्नमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। मिसाल के तौर पर जेडी सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, अब तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। इसी तरह आप बाकी जो इनके मतलब प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनकी बात करें, तो उन पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो कि चीज़ें मँगवाते हैं और अगर कोई मसला होता है, शिकायत होती है, तो वो वापस चले जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का बहुत ज़्यादा निज़ाम है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जेडी पर अपने आप को रजिस्टर करवाना है, तो उससे पहले वो आपकी प्रोडक्ट जो है, उसकी जाँच-पड़ताल करते हैं कि इस मेयार की है कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लाएँ और अगर इस मेयार की है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको रिटर्न करेंगे, लाइक कस्टमर रिटर्न करेगा और आप उसको उसके मुकाबले में या उसे पैसे वापस करेंगे या नई चीज़ देंगे। इसके साथ-साथ अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो आपके पॉइंट्स कटते हैं। पाकिस्तान में ये है कि कारोबार एक छोटी-सी कंपनी स्टार्ट करती है, वहाँ पर इंडस्ट्री है नहीं, वो सबसे पहले इम्पोर्ट करते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब वो इम्पोर्ट करते हैं, तो डॉलर की प्राइस ऊपर चली जाती है, उनकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ती है, ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर अगर उन्हें वापस करना पड़े, तो जी, उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उससे वो खौफ़ज़दा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट तो है नहीं है और डॉलर फ्लक्चुएशन की वज़ह से उनकी कॉस्ट ऑलरेडी जो है वो बढ़ गई है, तो प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम हो रहा है और ज़्यादातर वो डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट पर। वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री है नहीं है या उस तरह की क्वालिटी फ़राहम नहीं कर रही और अगर वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री है और जिसकी अच्छी क्वालिटी है, तो वो प्राइसिंग में मैच नहीं कर रही। तो ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम कामयाब नहीं हो रहा और दूसरी वजह है कि हमारे माशरे में अभी ज़रा जो इंसाफ है उसे कहना चाहिए या जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसकी अभी कमी है। हमें उस तरफ सोचना चाहिए कि अगर एक बार एक गाहक को हमने कोई चीज़ बेची तो हमें सारी ज़िंदगी उसको अपने साथ रखना है, ना कि वन टाइम हमें कस्टमर बनाना है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में आफ्टर सेल भी उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आप अपना फीडबैक दें, इस चीज़ में और जो तस्वीर हमने दिखाई इसमें क्या फ़र्क था और इसकी क्वालिटी कैसी थी और अगर अच्छी थी तो हम इसको मज़ीद कैसे अपडेट कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। उसकी अगेन बहुत सी वजूहात हैं, एक तो ये है कि कैश सोसाइटी है हमारी यहाँ कैशलेस सोसाइटी है, वहाँ बंदा जाता है और आगे से अगर कोई बंदा नहीं है, तो वापस वो जाता है, उसका जो फ्यूल है उसका खर्चा होता है, आगे-पीछे वो जो कॉल करता है उसका खर्चा होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं घरों के बाहर, अगर कोई डिलीवरी वाला आता है, आप घर पर नहीं हैं, आपके घर का नंबर लिखा हुआ है या बॉक्स बना हुआ है, आप अपनी जो भी आपने प्रोडक्ट मँगवाई है, वो उस बॉक्स के अंदर रखता है, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि इस बॉक्स में ये आप नंबर लगाकर ओपन करें और अपनी चीज़ें ले आएँ। दूसरी वजह वो आपके घर के बाहर रख जाते हैं, लोग नहीं उठाते हैं आपकी चीज़ें। तो इस तरह के बुनियादी मसाइल हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है और जब तक बड़ी कंपनीज़ नहीं आएँगी इनिशियली वहाँ पर या जब तक इंडस्ट्री नहीं जाएगी तो तब तक उस तरह की तरक्की शायद ना हो पाए जिस तरह चीन या बाकी ममालिक में। हाँ, अगर कोई यंग लोग शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए यही है कि स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट पकड़ें, एक से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट ना पकड़ें और इंश्योर करें कि अच्छी क्वालिटी की हो। बेशक कीमत आप उसकी ज़्यादा लगाकर आप ऑनलाइन उसको
पेश करें और अगर बिक जाती हैं तो फिर वो कस्टमर आपसे जाएगा नहीं और आहिस्ता-आहिस्ता अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड करते जाएँ। अगर बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं तो लोकल मार्केट में देखें कोई अच्छी-सी प्रोडक्ट और वहाँ से उससे शुरू करें, छोटे काम से शुरू करें और आहिस्ता-आहिस्ता उसमें आपकी पेशरफ्त होगी। सही डॉक्टर साहब आपने वज़ह फ़रमाया और यहीं पर अगर हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करें तो आप फ़रमाते हैं कि हमें जो नाक़ाबिले वापसी है ये टैग उतारना होगा और सारिफ़ीन का एतमाद जो है वो बहाल करना होगा तभी आप एक तवील अलमियाद बुनियादों पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब आपने हमें वक़्त दिया।